नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली जो क्लास थी हमने जो बीएससी सेकेंड ईयर की, उसमें हमने पढ़ा था कि जो बेलनी निर्देश तंत्र होता है उसको हमने सिद्ध किया था कि जो बेलनी निर्देश तंत्र है वो कैसा निर्देश तंत्र होता है, तो लांबिक निर्देश तंत्र होता है। ये हमने सिद्ध किया था किसमें, पिछले वाली क्लास में। उसके बाद हमने सिद्ध किया था कि जो गोलीय निर्देश तंत्र होता है वो भी कैसा होता है, वो भी एक लांबिक निर्देश तंत्र होता है। ये दोनों चीजें हमने सिद्ध की थी कब, अपनी पिछली क्लास में। इसके बाद आज का जो अपना टॉपिक है वो है कि यदि अपने पास एक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र है और वो कौन से U1, U2 और U3, ये तीन निर्देश तंत्र हैं जो कि कैसे हैं, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। इन तीनों निर्देश तंत्र को क्या बोलोगे, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। U1, U2 और U3 है। इन निर्देशांकों के लिए हमें सिद्ध करना है डेल R अपॉन में डेल UI डॉट डेल UJ इक्वल्स टू 1 और 0। 1 आएगा जब I बराबर होगा J के, और 0 आएगा कब, जब I बराबर नहीं होगा किसके, J के। ठीक है बेटा। और इसके बाद I बराबर J बराबर 1, 2, 3, मतलब I और J के मान है वो कहां से कहां तक जा रहे हैं, 1, 2 और 3 के रूप में अपने पास मान निकल रहे हैं। तो ये हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है यहां से, कि जो अपने पास U1, U2 और U3 तीन वक्र रेखीय निर्देश तंत्र है। इन तीनों वक्र रेखीय निर्देश तंत्रों के लिए हमें सिद्ध करना है कि डेल R अपॉन में डेल UI डॉट डेल UJ इक्वल्स टू 1 और 0। ये कंडीशन हमने लगाई थी इसी चैप्टर में पीछे। इसका मान I बराबर J होगा तो 1 होगा, और 0 कब होगा, जब I बराबर किसके नहीं होगा, J के नहीं। तो इसको हमें सिद्ध करना है। बेटा सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे अदिश फलन की प्रवणता से। यहां पर क्या लेंगे हम, अदिश फलन की प्रवणता। क्या होती है अदिश फलन की प्रवणता, तो वो होती है डेल फाई बराबर E1 कैप अपोन में H1 डेल फाई अपोन में डेल U प्लस में E2 कैप अपोन में H2 डेल फाई अपोन में डेल U प्लस में E3 कैप अपोन में S3 डेल फाई अपोन में डेल U। ये जो फॉर्मूला है अपना, ये फॉर्मूला होता है किसका, अदिश फलन की प्रवणता का फॉर्मूला होता है, जो हमने पढ़ा है कई बार। डेल फाई बराबर E1 कैप अपोन में H1 प्लस E2 कैप अपोन में S2 प्लस में E3 कैप अपोन में क्या होता है, S3। और आगे क्या है, डेल फाई अपोन में डेल U1 डेल फाई अपोन में डेल U2 डेल फाई अपोन में डेल U3। अगर हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, यदि फाई बराबर U1 हो तो हमें फाई की जगह पर कितना रखना है, अभी U1 रखना है। तो देखो क्या आएगा, डेल फाई बराबर E1 कैप अपोन में H डेल U1 अपोन में डेल U1 हो गया। यहां पे आएगा E2 कैप अपोन में H, क्या आएगा भाई U2, यहां पे U1 अपोन में U2, भाई U1 है नहीं अपने पास, मतलब कितना हो जाएगा इसका 0। जो पद ही नहीं है उसका, अब वो जो अपने पास अवकलन है वो कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा। प्लस में आ गया E3 कैप अपोन में H3 इनटू में यहां पर भी पद नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। तो बेटा यहां से मान आ गया डेल फाई बराबर होता है E1 कैप अपोन में H1, और फाई को हमने क्या लिया है, U1। तो ये जो मान है ये आ गया डेल फाई बराबर E1 कैप अपोन में H1 बराबर डेल U1। डेल U1 का मान अपने पास आ गया। अब देखो अगर हम कोई बिंदु अपने पास P है, उस P के जो निर्देशांक होंगे, स्थिति सदिश होगा जो P का, वो क्या होगा, तो वो होगा R U1 U2 और U3। R का जो मान है वो किस किस के रूप में होगा, U1 वक्रीय निर्देश तंत्र के रूप में होगा, U2 वक्रीय निर्देश तंत्र के रूप में होगा, और किसके रूप में होगा, U3 वक्रीय निर्देश तंत्र के रूप में होगा। ठीक है, किसी बिंदु P की स्थिति की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, अब यहां पर इसका क्या कर दो, इसका कर दो पूर्ण अवकलन करने पर। क्या करोगे, इसका पूर्ण अवकलन करो। तो देखो आर का तो पूर्ण हो गया डी आर,
यहाँ पे पहले करोगे U1 के सापेक्ष क्या है, डेल R अपोन में डेल U1 और डी U1 प्लस में डेल R अपोन में डेल U2 डी U2 प्लस में डेल R अपोन में डेल U3 डी U3 कर दिया हमने। ये हमने इसका पूर्ण अवकलन कर दिया। अब देखो हम जानते हैं, कल भी हमने पढ़ा डेल R अपोन में डेल U1 ये होता है B1 के बराबर, ये किसके बराबर होता है, B2 के बराबर, और ये किसके बराबर होगा, B3 के, मतलब B1 B2 और B3 तीनों के मान अपने पास आ गए। यहाँ पे बड़ा हम जानते हैं कि जो B1 होता है या B1 अपोन में H1 इसका मान होता है E1 कैप, B2 अपोन में H2 इसका मान होता है E2 कैप और B3 अपोन में H3 इसका मान होता है E3। ये भी हम पढ़ चुके कि B1 अपोन में H1 बराबर E1 कैप होता है, B2 अपोन में H2 बराबर E2 कैप होता है और B3 अपोन में H3 बराबर किसके होता है, तो ये होता है E3 कैप। ठीक है, अब यहां से देखो अपने पास मान क्या आएगा, जब इतना हमने कर लिया तो इसका मान अपने पास क्या आएगा, यहां से B1 का मान क्या हो जाएगा, H1 E1 कैप। सो dr बराबर क्या आ गया, तो ये आया H1 E1 कैप प्लस में क्या आएगा, H आगे क्या है du1 प्लस में H2 E2 कैप du2 प्लस में S3 के बाद अपने पास क्या है बेटा, तो S3 के बाद अपने पास है S3 E3 कैप du। ये जो मान है ये किसका आ गया, dr का मान आ गया। ये dr का मान रहा और ये किसका मान रहा, डेल u1 का मान। दो मान है अपने पास dr और डेल u1। तो हमें करना क्या है, इस वाले को दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, dr का मान कहां पे, ये रहा, इसको दे दो समीकरण नंबर 2 और इसको दे दो समीकरण नंबर 3। ठीक, डेल फाई बराबर डेल u1 बराबर E1 अपोन में E1 कैप अपोन में H1, dr बराबर डेल r अपोन में डेल u1 ये हो गया 2 और dr का जो हमने लास्ट में मान निकाला ये क्या हो गया बेटा 3। अब हमें यहां पे करना क्या है, तो देखो समीकरण जो 1 है उसका 3 से अधिक गुणा करो। समीकरण 1 व 3 का अधिक गुणा करने पर, कौन सा गुणा करना है, 1 और 3 का, तो समीकरण 1 और 3 का हमें अधिक गुणा करना है। कर दो 1 और 3 का अधिक गुणा, क्या आएगा अपने पास, ये आ गया देखो dr डॉट क्या है, डेल u1 हो गया, dr डॉट डेल u1। dr का जो मान है वो अपने पास क्या है बताओ, तो ये अपने पास जो dr का मान है वो कौन सा वाला मान रखोगे बताओ यार भाई, चाहे ये रख दो चाहे ये रख दो, बात वही है अपने पास। तो कौन सा मान रखे हम यहाँ पे, हम ये वाला मान रखते हैं, नीचे वाला क्या आएगा बेटा मान अपने पास जो मान है dr का, तो dr का मान अपने पास है H1 E1 कैप du1 H2 E2 कैप du2 H3 E3 कैप du3 डॉट E1 कैप अपोन में H1 हो गया। डेल u1 का मान कितना था, E1 कैप अपोन में H1। यहां से मान आ गया देखो dr डॉट डेल u1 बराबर, करोगे क्या आएगा, H1 E1 कैप du1 डॉट E1 कैप अपोन में H2 E2 कैप du2 डॉट E1 कैप अपोन में H1 प्लस में तीसरा क्या आया, S3 E3 कैप du3 डॉट E1 कैप अपोन में। इसके सापेक्ष इसका कर दिया, इसके सापेक्ष कर दिया और इसके सापेक्ष, हमने तीनों के सापेक्ष इसका क्या कर दिया, अधिक गुणा कर दिया। E1 डॉट E1 कितना आएगा इसका मान, तो E1 डॉट E1 का मान हो गया कितना 1
H1 से H1 क्या हो गया, कैंसिल। E1 डॉट E1 का मान 1 हो गया, तो क्या बचेगा अपने पास, ये बच गया DU1। आगे देखो E2 डॉट E1 अदिश गुणा है 0, E3 डॉट E1 अदिश गुणा है 0, क्योंकि समान सदिशों का अदिश गुणा 1 होता है और असमान सदिशों का सदिश गुणा कितना होता है, 0। तो अपने पास जो मान था वो मान क्या आ गया है, यहां से ये आ गया dr डॉट डेल U1 बराबर DU1, क्योंकि बाकी तो क्या है अपने पास 0 है। ये जो अपने पास मान आया है, अब इस मान की हम बात करते हैं। देखो यहां से जो मान होगा वो क्या होगा, तो देखो अपने पास dr का जो मान है वो कौन से समीकरण में, समीकरण नंबर 2 में रख दो। समीकरण 2 से मान रखने, कौन से समीकरण से मान रखना है हमें, समीकरण नंबर 2 से मान रखना है। तो देखो समीकरण 2 से यहाँ पे मान क्या आएगा, dr की जगह मान रखो बेटा, क्या है dr का मान, तो dr का जो अपने पास मान है वो है डेल r अपॉन में डेल U1 डॉट ना DU1 प्लस में डेल r अपॉन में डेल U2 DU2। इसके बाद जो मान है वो क्या है, डेल r अपॉन में डेल U3 DU3 हो गया। डॉट क्या है, डेल U1 बराबर है DU1। बेटा इसको ये जो अदिश गुणा है तीनों के साथ है कर दो, क्या आएगा, डेल r अपॉन में डेल U1 डॉट डेल U1 और DU1 प्लस में डेल r दो अपॉन में डेल U2 डॉट डेल U1 DU2 प्लस में क्या आया, डेल r अपॉन में डेल U3 डॉट डेल U1 और DU3 बराबर आगे का मान क्या है अपने पास, तो वह है DU। मतलब हमने डेल U1 का तीनों के साथ कैसा गुणा कर दिया, तो हमने तीनों के साथ इसका अदिश गुणा कर दिया। अब जब तीनों के साथ हमने इसका अदिश गुणा कर दिया तो देखो मान क्या आएगा अपने पास, अगर हम मान की बात करें तो मान अपने पास क्या आएगा, देखो यहां से बेटा देखो दोनों पक्षों की हम क्या करेंगे, इस तरफ भी बराबर में है तो क्या करो, दोनों पक्षों की तुलना कर दो, दोनों पक्षों की तुलना करने करो। देखो दोनों पक्षों की तुलना, अपने पास जो मान है वो क्या आएगा, DU1 है और इस तरफ भी क्या है, DU1 है। DU1 और DU1 तो यहां पर मान क्या आ गया अपने पास, डेल r अपॉन में डेल U1 डॉट डेल U1 बराबर बेटा DU1 मतलब इसके आगे कुछ नहीं है तो कितना है, एक है। DU2 का यहाँ पर पद नहीं है, DU3 का पद नहीं है, मतलब उनके मान कितने हैं, 0 आता है। दूसरा जो पद आएगा वो क्या आएगा, डेल r अपॉन में डेल U2 डेल U1 बराबर 0, डेल r अपॉन में डेल U3 डॉट डेल U1 बराबर 0, क्योंकि ना तो अपने पास DU3 का पद था और ना ही किसका पद था, DU2 का। तो इन दोनों के लिए मान कितने हो गए, 0। और इसी समीकरण का जो ये अपने पास समीकरण आई है, इस समीकरण का बेटा हम यहाँ पर सम्मिलित रूप लिखेंगे। कौन सा रूप लिखेंगे इसका, सम्मिलित रूप। तो देखो सम्मिलित रूप, जब इसका सम्मिलित रूप लिखेंगे तो अपने पास आएगा डेल r अपॉन में डेल ui डॉट डेल uj इक्वल्स टू 1 और 0। कब आया 1, जब i बराबर था j के, और 0 कब आया, जब i बराबर नहीं था j के। और बेटा हमें यही क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये जो अपना टॉपिक है जो हमें सिद्ध करना था, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के 3 निर्देशांक थे U1 U2 और U3, उन तीनों के लिए हमें ये सिद्ध करना था। ये वाला संबंध, ये संबंध हमने पहले यूज भी किया लेकिन वहां पे सिद्ध नहीं किया था, लास्ट में लिखा था साइड में लिख के कि जो हमने यूज किया था। यहाँ पर हम इसको क्या कर रहे हैं, पूरा सिद्ध कर दिया कि कैसे ही अपने पास माना है। बेटा जो अपनी फर्स्ट यूनिट थी, उस फर्स्ट यूनिट का जो पार्ट फर्स्ट था, जो अपना चल रहा था पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने पढ़ा है
कि भाई डायवर्जेंस क्या होता है, अदिश फलन की प्रवणता क्या होती है, सदिश क्षेत्र का डायवर्जेंस क्या होता है, सदिश क्षेत्र का कर्ल क्या होता है, लाप्लासियन क्या होता है, कार्तीय निर्देश तंत्र, बेलनाकार और गोलीय निर्देश तंत्र और लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। इतना हमने इस पार्ट में पढ़ा है। ये अपना पार्ट फर्स्ट जो था यूनिट फर्स्ट का वो कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे बेटा इसका पार्ट सेकंड। तो देखो एक टुकड़ा जो अपना था, ये बड़ा टुकड़ा, ये कंप्लीट हो गया इसका। अब हम दूसरे टुकड़े की बात करेंगे, पार्ट 2 की बात करेंगे यूनिट फर्स्ट के। तो देखो पार्ट 2 का जो नाम है बेटा वो क्या है? अब देखो पार्ट 2 की अगर हम बात करते हैं तो जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 का नाम है निर्देशांक रूपांतरण। क्या है बेटा इसका नाम? निर्देशांक रूपांतरण। अब देखो निर्देशांक रूपांतरण की अगर हम बात करते हैं, ये अपना पार्ट 2 है। यूनिट फर्स्ट जो है इसका पार्ट 2 है, जिसका नाम क्या है? निर्देशांक रूपांतरण। अगर हम निर्देशांक रूपांतरण की बात करें यहाँ पे, तो देखो निर्देशांक रूपांतरण में सबसे पहले पढ़ेंगे निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। क्या पढ़ेंगे हम? निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। जो अपना अगला टॉपिक है बेटा वो क्या है? तो अगला टॉपिक अपना इसका आएगा, पार्ट 2 का जो पहला टॉपिक है वो क्या है? निर्देशांक रूपांतरण समीकरण अपने पास। ठीक है। आप देखो निर्देशांक रूपांतरण समीकरण में हम बात करते हैं कि भाई माना अपने पास कोई बिंदु है। किसकी बात करते हैं? तो माना आकाश के अंदर किसी बिंदु के जो निर्देशांक है, भाई आकाश की बात करेंगे, आकाश में किसी बिंदु के जो निर्देशांक है वो है x1, x2, x3 और ऐसे लास्ट में मान आ जाएगा क्या? xn। ये आकाश में किसी बिंदु के क्या है? निर्देशांक है x1, x2, x3 लास्ट में आ गया x। ठीक है। अब इन निर्देशांकों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इन निर्देशांकों के लिए देखो, अगर ये तो आकाश में किसी बिंदु की निर्देशांक, अगर इसी बिंदु के लिए बेटा हम दो निर्देश तंत्र की बात करते हैं, एक निर्देश तंत्र S है और दूसरा क्या है? S डैश। ठीक, एक निर्देश तंत्र तो हो गया S और दूसरा क्या है? S डैश। अब माना S जो निर्देश तंत्र था आकाश में, उसमें किसी बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए? S में क्या है? X डैश, x2, x3 और ये मान ऐसे ही कहा जाएगा xn। और माना S डैश निर्देश तंत्र में इन्हीं के जो निर्देशांक थे, इन्हीं बिंदुओं के जो निर्देशांक थे वो थे x बार 1, x बार 2, x बार 3, लास्ट में क्या आएगा? x बार n। ये हमने बदल दी। भाई S निर्देश तंत्र में जो इसके निर्देशांक थे, किसके? कोई बिंदु मुक्त आकाश में था, उसके लिए हमने दो निर्देश तंत्रों की कल्पना की। एक निर्देश तंत्र हमने लिया है S और दूसरा निर्देश तंत्र हमने लिया है कौन सा? S डैश लिया है। S जो निर्देश तंत्र था इसमें उसकी निर्देशांक हो गई, माना स्थिति होगी x1, x2, x3, लास्ट में आ गया xn। इसी प्रकार से S डैश जो निर्देश तंत्र था बेटा, इस S डैश निर्देश तंत्र में उसकी स्थिति क्या है? x बार 1, x बार 2, x बार 3 और लास्ट में आ गया x बार 1। अगर बेटा हम संबंध की बात करते हैं, S निर्देश तंत्र का S डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष हम संबंध निकालेंगे। क्या निकालेंगे? S निर्देश तंत्र का S डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष संबंध। तो माना अगर पहली स्थिति की मैं बात करता हूं, पहली स्थिति क्या है? x बार 1, तो बेटा इस x बार 1 का जो मान है वो S निर्देश तंत्र से क्या होगा? इस पर इसका मान निर्भर करेगा। हो गया कि x1 का जो मान है, x बार 1 का, x बार 1 क्या है? ये अपने पास S डैश निर्देश तंत्र में कण की क्या है? स्थिति है। इसका मान x1, x2 और लास्ट में आ गया xn पर क्या करता है? निर्भर करता है। इसी प्रकार से देखो x बार 2 क्या आएगा? तो x बार 2 का जो मान है वो भी x1, x2, लास्ट में क्या होगा? xn पर क्या करता है? निर्भर करता है। इसी प्रकार आएगा x बार 3, इसका मान करेगा x बार 3 का मान x1, x2 और लास्ट में आ जाएगा xn। इन पर क्या करता है? इसका मान निर्भर करता है। इसी प्रकार अगर हम लास्ट में nवें पद की बात करेंगे, nवीं स्थिति की बात करेंगे, x बार n,
तो इसका मान क्या होगा, x बार n, x1, x2 और लास्ट में आ गया xn। देखो इसको बोलते क्या है बेटा, ये जो है ये है एस निर्देश तंत्र का। देखो ये कौन से निर्देश तंत्र के पद हैं, एस के, एस निर्देश तंत्र का एस डैश, ये तो हो गया कौन सा, एस वाला निर्देश तंत्र, ये कौन सा हो गया, एस डैश। तो ये क्या है, ये जो अपने संबंध लिखे हैं किसके लिए, देखो जो अपने पास एस में निर्देश तंत्र थे वो क्या थे, x डैश, x2, x3, xn हो गए। ऐसे ही s डैश में क्या थे, x बार 1, x बार 2, x बार 3, लास्ट में आ गया x बार n। इनको अलग अलग दर्शाने के लिए हमने इसके ऊपर क्या ले लिया बेटा, बार ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है, मतलब s निर्देश तंत्र का s डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष जो संबंध बताने वाला समीकरण होता है, कौन सा, s निर्देश तंत्र का s डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष संबंध बताने वाले समीकरण को क्या कहते हैं बेटा, उसको कहते हैं निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहते हैं। कौन सा कहते हैं, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, ठीक है, कि निर्देशांक रूपांतरण मैकेनिक्स में होता क्या, लेकिन यहाँ पे उससे कैसा है, थोड़ा सा अलग है। इसके बाद आएगा रेखीय रूपांतरण और उसके बाद आएगा जैकोबियन रूपांतरण। बेटा ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।